ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आशीष मलिक आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज, यानी 10th मई में द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, उसकी सिर्फ एक ग्लांस में आपको देने वाला हूं। इसका जो डिटेल्ड एनालिसिस होगा वो 12 बजे की क्लास में होगा। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक झलक दी जाएगी कि क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इससे पहले हम ये शुरू करें, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप करंट अफेयर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आप मेरी बुक दिशा 365 को जरूर चेकआउट करें। ये 3 वॉल्यूम्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं कवरिंग GS1, GS2 एंड GS3, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स कवर करेगी, करंट और स्टैटिक दोनों पार्ट। 500 से ज्यादा इसमें क्वालिटी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं विद ऑलमोस्ट 750 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर प्री एंड मेंस along with the 6 मॉक टेस्ट। तो ये जो है अवेलेबल है Amazon, फ्लिपकार्ट पे और बेस्ट सेलर भी है। लिंक में जाकर के इसका डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो आज के न्यूज़पेपर में जो फ्रंट पेज पे हमें कवर करनी है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, मैं आपको एक थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ बताऊंगा। तो सबसे पहले तो देखो भाई, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है श्रीलंका के अंदर। वायलेंस बहुत ज्यादा हो गया था, इनफैक्ट अब तो हालत यह आ गई थी श्रीलंका के अंदर, अगर आप देखोगे, दिस इज बाय द वे न्यूज फॉर GS2, कि श्रीलंका के अंदर जो है ये प्रोटेस्ट थे। प्रोटेस्ट जो है अब एक वॉलेंट क्लैशेस में बदल चुके थे। इनफैक्ट लोग जो है, बहुत सारे जो वहां पे MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या मैं कहूँ जो लॉ मेकर्स हैं, उनके घरों में जा करके अब वॉयलेंस हो रही थी। इनफैक्ट जो प्राइम मिनिस्टर है राजपक्षा, उनके भी घर में लोग घुसे, टॉर्च किया, मतलब कि आग वगैरह लगाई, आगजनी किया, और ट्रक को भी फायर पे लगाया, और बहुत सारे इनफैक्ट ऐसे भी हालात हुए कि गोलियां तक चलानी पड़ी हैं मिनिस्टर्स को, सिविलियंस के ऊपर। कई सारे सिविलियंस घायल भी हुए हैं। ऑलमोस्ट 150 से ज्यादा लोग जो है इंजर्ड हुए हैं वॉलेंट क्लैशेस में। और इन सब के चलते फाइनली जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो अभी तक रेजिग्नेशन नहीं दे रहे थे, फाइनली महिंदा राजपक्षा जो है उन्होंने क्विट कर दिया है एज श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर। और जैसे ही उन्होंने क्विट किया, उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने के साथ ही कैबिनेट भी डिसॉल्व हो गई है। यही है श्रीलंका का संविधान कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे तो कैबिनेट जो है आपकी हो जाती है डिसॉल्व। तो ये सब हुआ है, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इसके बेसिक्स तो आपको प्रिपेयर ऑलवेज करने हैं कि श्रीलंका के अंदर ये क्राइसिस आए क्यों, कितना इसमें से पॉलिटिकल कॉजेज हैं, क्या इसके इकोनॉमिकल कॉजेज हैं, क्या इसके सोशल कॉजेज हैं। ये अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तीनों चीजें काफी ज्यादा इंटरविंड है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती सारी चीजें। और अब यहाँ से आगे का फ्यूचर रोड क्या होगा, ऐसे टाइम पे क्विट करना कितना सही है, वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ऐसी कोई भी डेवलपमेंट होती है इंडिया के पड़ोस में तो बाय डिफॉल्ट आपको उस पर एक ट्रैक रखना चाहिए, और इम्पोर्टेंट होता है, आप उसको जरूर अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पे इंडिया, आप UPSC पे क्या यहाँ से कर सकते हो कि मान लीजिए सिचुएशन इंडिया में होती, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर क्विट कर देते हैं, अगर वो रिजाइन करते हैं, तो उसके हमारे यहाँ पे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है। तो हमारे यहाँ पे भी जो कैबिनेट का टॉपिक है ना, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, पॉलिटी में काम आएगा कि कैबिनेट क्या होती है, कैबिनेट कैसे काम करती है, और प्राइम मिनिस्टर किस तरह से जो है उनको अपॉइंट करना है, कैसे वो रिजाइन कर सकते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये लक्ष्मीकांत बुक में काफी अच्छे से दिया हुआ है। तो आप चाहें तो पॉलिटी के नजरिए से इसको जरूर प्रिपेयर करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आसपास में जो डेवलपमेंट होती है उनको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में करके UPSC आपसे पूछ सकती है। उसके बाद आप देखते हैं आज की दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज, और वो है रूपी हिट्स अ न्यू लो अमिड द डॉलर आउटफ्लो। दोस्तों, आपको हमने कल भी बताया था कि भाई इंडिया में जो है फॉरेक्स बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हाँ डेफिनेटली जो हमारा एक स्टैंडर्ड मार्क था 600 बिलियन का, उससे नीचे आ गया है फॉरेक्स। तो करीब करीब इंडिया को 45 बिलियन फॉरेक्स का नुकसान हुआ है। और जैसे जैसे ये आउटफ्लो बढ़ता जा रहा है, डॉलर इंडिया से ज्यादा कम होता जा रहा है, बिकॉज हमारे फॉरेक्स कम हो रहे हैं, उसका सीधा असर आ रहा है वैल्यू ऑफ रूपी। मंडे को फाइनली अभी तक के इतिहास में सबसे ऑल टाइम लो डॉलर देखा, डॉलर के मुकाबले रूपी की वैल्यू आ चुकी है 77.44 रुपीज पर $1। तो अभी अगर आप एक्सचेंज रेट की बात करें तो $1 जो है वो 77.44 इंडियन रुपी के बराबर है। ये अभी तक का ऑल टाइम लो है,
एक बार मार्च में देखा गया था 77 आया था, मगर ये सबसे लोवेस्ट है अभी तक का। इसको कहते हैं रुपी की वैल्यू डेप्रिसिएट होना। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएटिंग वैल्यू ऑफ रुपी। जब भी ऐसा होता है, जब भी आपकी रुपी की वैल्यू डेप्रिसिएट होती है, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हालांकि इसके मैक्सिमम नेगेटिव ही कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज है जिसपे फायदा होता है, और वो है आपका एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स को फायदा मिल जाता है जब भी कभी ऐसी वैल्यू कम होती है, बिकॉज एक्सपोर्ट आपके सस्ते हो जाते हैं, मार्केट में उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। यानी कि अब देखिए, आप सोचिए कि इंडियंस जो भी एक्सपोर्ट करेंगे, यूएस वालों के लिए इंडिया से आया हुआ सामान सस्ता होगा, बिकॉज डॉलर अभी स्ट्रांग हो गया है, रुपी वीक हो गया है। तो वही सेम चीज अगर वो चाइना वालों से 100 रुपए में खरीदते होंगे, इंडिया वालों से वो और कम में 10 रुपए 20 रुपए कम में खरीद सकते हैं। तो एक्सपोर्ट में आपकी डिमांड बढ़ जाती है कि इंडिया के सामान सस्ता हो गया तो इंडिया वाला सामान खरीद लो, और डिमांड होने से एक्सपोर्टर ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है जब भी ऐसी सिचुएशन होती है। इसके पीछे के कारण क्या है वो भी आपको समझने चाहिए कि रुपी की वैल्यू कैसे कंट्रोल होती है। देखो, हमारा कोई फिक्स्ड रेट तो है नहीं, रुपी और डॉलर के बीच में है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है उसमें कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो होता है, इसमें सारा गेम आपका डिमांड एंड सप्लाई का है। डिमांड और सप्लाई किस हिसाब से कैसे जो है बैलेंस करते हैं, तो वो है आपका। कई जगह कई कंट्रीज में होता है कि उन्होंने वैल्यू फिक्स कर दी होती है कि भाई $1 इक्वल टू इतना रुपया, इतना जो भी करेंसी है, उसको कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। लेकिन हमारा जो है, वी आर फॉलोइंग द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पे एक बड़ा कारण क्या है रुपी की वैल्यू कम होने का, इंडिया के फॉरेक्स कम होने का बड़ा एक जो रीजन है वो क्या है दोस्तों? बिकॉज जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया में अपना पैसा पार्क करके रखा था, वो अपनी इक्विटीज को कर रहे हैं सेल ऑफ। दे आर सेलिंग ऑफ देयर इक्विटीज, और वो अपनी इक्विटीज को सेल ऑफ करके अपना जो पैसा है इंडिया से बाहर निकाल रहे हैं। तो इसको कहते हैं कैपिटल आउटफ्लो। ये कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है इंडिया से, यानी इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, डॉलर बाहर जा रहा है, ठीक है। और उसके दो बड़े कारण हैं। नंबर एक, जब से आरबीआई ने रेपो रेट थोड़ा सा बढ़ाया है, रेपो रेट थोड़ा महंगा कर दिया है, 4.4% कर दिया है, 0.4% अभी इंक्रीज किया है, तो यहाँ पे रेट थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है। एक्सचेंज रेट पे फर्क पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, यूएस फेडरल रिजर्व, उन्होंने भी जो है अपने प्राइस हाइक करे हैं। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्राइसेस हाई किए कि आप हमारे यहाँ पे पैसा रखिए, हम आपको ज्यादा इंटरेस्ट देंगे, ज्यादा जो है आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब जो है इंडिया से पैसा निकल करके वो यूएसए के अंदर पार्क हो रहा है, ठीक है। इससे जितना ज्यादा, और यहाँ पे आप देखिए इसमें कई रीजन है। एक ये रीजन हो गया, वन ऑफ द रीजन इज दिस कैपिटल आउटफ्लो। उसके अलावा रीजन ये जो अभी वॉर चल रहा है, ये जो यूक्रेनियन वॉर है, इसका भी असर है डॉलर की वैल्यू पे, रुपी की वैल्यू पे। तो एक ऑफ कोर्स एक ये वॉर का फैक्टर है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जो कोविड-19 फिर से दोबारा से, जो चाइना के अंदर आपको पता होगा कि कोविड के फिर से केसेस आए हैं, तो कोविड के बढ़ते केसेस चाइना में, और चाइना में लगता हुआ लॉकडाउन भी एक रीजन है रुपी के ऑल टाइम लो होने का। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए तो तीन आप जो है चार इनफैक्ट फैक्टर्स आप यहाँ बता सकते हैं। वो चार फैक्टर कैसे कैसे आपके होंगे, मैं थोड़ा सम अप कर देता हूँ। सबसे पहले, इंडिया से कैपिटल आउटफ्लो, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी इक्विटी सेल ऑफ कर रहे हैं, तो इक्विटीज का सेल ऑफ हो जाना। नंबर दो, इंटरेस्ट रेट चेंज होना, यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। वॉर तीसरा फैक्टर, और चौथा फैक्टर चाइना के अंदर आने वाला कोविड। अब ये इंफॉर्मेशन जो है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर जीएस3। आप इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, दैट इज वेरी, ये भी फ्रंट पेज की न्यूज है, जीएस2 के लिए इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा हम बहुत दिनों से कई बार बात कर रहे हैं सेडिशन लॉ के बारे में। सेडिशन लॉ जो हमारा सेक्शन 124 है इंडियन पीनल कोड का, इसको बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई देखो, इसको रिकंसिडर करो। इंडिया के अंदर सेडिशन लॉ के ऊपर बहुत टाइम से डिबेट चल रही है कि इसको रखना है नहीं रखना है। ये एक ऐसा कानून है जो इंडिया के आईपीसी के अंदर 1870 से, ब्रिटिशर्स के टाइम से चलता आ रहा है। सेडिशन का लॉ क्या होता है? राजद्रोह का कानून। अगर कोई भी इंसान
सरकार के खिलाफ कोई ऐसी एक्टिविटी करता है, हेट फैलाता है, वायलेंस फैलाता है, उसको तख्ता पलट करने की कोशिश करता है, तो उसे सेडिशन के तहत सजा दी जाएगी। इसमें सजा भी बहुत सख्त होती है, गवर्नमेंट जॉब भी आपको नहीं मिल सकती, आप इंडिया छोड़ के कभी जा नहीं सकते, आपका पासपोर्ट भी सरकार के पास रहेगा। अब ये लॉ जो है, क्या इंडिया में सच में जरूरत है? क्योंकि आज इसका यूज से ज्यादा मिस यूज हो रहा है, क्योंकि सरकारें जो है, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ जेन्युइन क्रिटिसिज्म भी करता है, उसके ऊपर भी सेडिशन का कानून लगा देती है। तो इस पे सवाल ये उठता है कि भाई क्या सच में जरूरत है इस तरह के कानून की? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी, अगर हाँ कुछ लोग कहते हैं हाँ सेडिशन की जरूरत है, इंडिया में टेरर एक्टिविटीज को रोकना है, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज को रोकना है, या फिर जो ये आपके जो है नक्सलाइट्स जो है उनको रोकने के लिए सेडिशन जरूरी है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास और भी कानून है। यूएपीए का कानून है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। तो आप ऑलरेडी जब एक एग्जिस्ट करता है, तो आप एक कॉलोनियल लॉ को क्यों रखना चाहते हैं? बिकॉज समझिए ये एक तरह का, दिस इज अ काइंड ऑफ कॉलोनियल बैगेज जिसको हम ढो रहे हैं 150 साल से, है ना? इसको क्यों अपने को और ढोना है? ठीक है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा बात चल रही है। तो यहाँ पे सरकार ने कहा ठीक है, हम इसको वापस से री एग्जामिन करेंगे और रिकंसिडर करेंगे कि क्या किया जा सकता है इस चीज में। और अभी रिसेंटली आया भी था एक डेटा ने कहा था, यहाँ तक कि जो आपका लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन की भी एक रिपोर्ट में कहा था कि इसको हटा देना चाहिए, इसका ज्यादा मिसयूज होता है। इनफैक्ट एआरसी की जो रिपोर्ट है, हमारी सेकंड एआरसी रिपोर्ट है, उसमें भी ये सजेशन दिया गया था कि सेडिशन की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका मिसयूज होगा। बिकॉज सोचो, आज जो रिलेशन है वो पहले क्या था? पहले तो ब्रिटिशर्स का पर्पस ही ये था कि उनके खिलाफ होने वाली हर एक्टिविटी को क्रश करना। वो कॉलोनियल पावर थी, कॉलोनियल पावर्स अपने कॉलोनी के लोगों के खिलाफ हर संभव प्रयास करती थी उनको क्रश करने का। आज वो नहीं है, आज हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, आज हम किसी की कॉलोनी थोड़ी ना है। और डेमोक्रेसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है फ्री स्पीच की, हेट स्पीच नहीं, फ्री स्पीच। तो फ्री स्पीच जो है, और बहुत बार जो है इसको मिस इंटरप्रेट करके और सेडिशन का कानून लगाया जाता है मोस्टली ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर, जो एक्टिविस्ट होते हैं उनके ऊपर, जर्नलिस्ट लोगों के ऊपर। तो इस चीज को टैकल करने के लिए हमें रिकंसिडर कर लेना चाहिए। इसके क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि बताइए क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो आप इसके सेडिशन लॉ के प्रोज और कॉन्स दोनों यूज करके जाना। इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अभी तक के जो इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स आए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो कमीशंस हैं, इसके सजेशंस हैं, उनको भी आप एक बार कंसिडर कर लेना। और थोड़ा सा सेडिशन का बैकग्राउंड पढ़ के जाना, मैं कहूंगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूर देख के जाना कि कैसे कैसे ऐड हुआ। लॉर्ड मैकले का बहुत बड़ा हाथ है सेडिशन लॉ को बनाने में, उसके बाद हटाया गया, फिर 1870 में री इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये काफी ज्यादा, महात्मा गांधी पे सेडिशन लॉ लगा था, बाल गंगाधर तिलक पे लगा था। तो ये काफी सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका इंपॉर्टेंट है। The next news we have again from the front page is about the tropical cyclone called Asani. देखिए भैया, साइक्लोन एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत कॉमन मिलेगी, आते रहते हैं इंडिया में। इंडिया की जो कोस्ट है बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। अगर मैं बात करूं इंडिया की कोस्ट की, देन यू विल रियलाइज कि यार इंडिया की जो वेस्टर्न कोस्ट है वो सबसे, सॉरी ईस्टर्न कोस्ट जो है वो पूरी की पूरी वल्नरेबल है। उसका भी रीजन आपको मैं समझाऊंगा। चाहे वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो, आंध्रा हो या फिर तमिलनाडु हो, ये सारा रीजन जो है इट इज वेरी वल्नरेबल टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की कैटेगरी की में इसके यहाँ इधर ज्यादा ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा साइक्लोन होने का एक बहुत बड़ा रीजन है इधर बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल जो है, बंगाल की खाड़ी जो है, ये एकदम अप्रोप्रिएट फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है। देखो कोई भी ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है, साइक्लोन को बनने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कि लो प्रेशर उसको चाहिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उसको चाहिए वार्म ओशन वाटर, और लगभग 27 डिग्री के आसपास पानी चाहिए। और बे ऑफ बंगाल का जो पानी का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो 27 डिग्री के आसपास है, तो फेवरेबल हो जाता है। और ऐसे फेवरेबल होने की वजह से यहाँ पे ज्यादा साइक्लोनिक डिप्रेशंस आते हैं, ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं। साइक्लोन्स का टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेगा। हर साल कोई ना कोई साइक्लोन आता है, हम उसको पढ़ते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ईस्टर्न कोस्ट पे आते नहीं है, मतलब वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं आते, ऐसा भी नहीं है। अगर आप देखोगे गुजरात भी वल्नरेबल है और यहाँ पे केरला भी वल्नरेबल है, मगर कंपैरेटिवली अरेबियन सी के अंदर कम होते हैं जनरेट, मगर बे ऑफ बंगाल पे ज्यादा होते हैं। लेकिन अब बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, इनफैक्ट आप देखोगे 2020 का एक डेटा है जहाँ पे अरेबियन सी में बे ऑफ बंगाल से भी ज्यादा हुए थे। ऐसा नहीं है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है,
वैसे नॉर्मली अरेबियन सी का अगर आप टेम्परेचर देखोगे तो 24 डिग्री आसपास होता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये टेम्परेचर अगर बढ़ के 27 डिग्री हो जाएगा तो अगेन ये भी फेवरेबल कंडीशन बन जाएगी साइक्लोन के लिए, और यहाँ भी साइक्लोन्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या प्रिपेयर करना है इस पर्टिकुलर न्यूज में, जो आपको मैं चाहता हूँ प्रिपेयर करें। पहले तो आप समझें कि भैया साइक्लोनिक स्टॉर्म्स क्या होती हैं। जो जैसे हम इंडियन ओशन में इसको कहते हैं साइक्लोन, ठीक है। इंडियन ओशन में जिस चीज का नाम साइक्लोन है, ट्रॉपिकल डिप्रेशंस का लो प्रेशर सिस्टम होता है ये, तो ध्यान रखना साइक्लोन इज ऑल अबाउट द लो प्रेशर सिस्टम। इसी तरह से यही लो प्रेशर सिस्टम पूरे दुनिया के सभी ओशंस में बनते हैं। इंडियन ओशन है तो साइक्लोन बोल देते हैं, अगर पैसिफिक ओशन होगा तो इसका नाम बन जाएगा टाइफून, ठीक है ना। अगर क्या बोलते हैं अटलांटिक ओशन होगा, इसका नाम होगा हरिकेन। और अगर आपका ऑस्ट्रेलिया के आसपास बनेगा, इसी ट्रॉपिकल डिप्रेशन का नाम होगा विली विली। तो ये सब आपको नाम याद रखने हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या होती हैं कंडीशंस। नंबर 1 टॉपिक टू बी प्रिपेयर्ड, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में अगर यही क्वेश्चन आ जाए व्हाई ईस्टर्न कोस्ट इज मोर वल्नरेबल, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में साइक्लोन्स कहाँ आते हैं, कब आते हैं, क्या सीजन होता है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझो कि GS1 ज्योग्राफी का जो आपका कोर टॉपिक होता है साइक्लोन्स का, वो आपको प्रिपेयर करना है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहां से कहां के बीच में आता है, आपका 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में आपको साइक्लोन देखने को मिलेगा। इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन हैज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे बीच में होती है साइक्लोन की आई, आसपास होती है साइक्लोन की आई वॉल, और एक्सटर्नल बाहर साइक्लोन का जो है होता है रेन बैंड। इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा 12 बजे की क्लास में, इसमें पूरा डिटेल में समझेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझो कि जो चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि साइक्लोन जो है इनका नाम रखा जाता है। देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ना, आपने नोटिस किया होगा कि हर ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक नाम रखा जाता है। इस बार नाम है आसानी, ठीक है। ये नाम कौन सी कंट्री ने दिया, अगर आप बता सकते हो कि किस कंट्री ने नाम दिया है, मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताओ। एक लिस्ट होती है दोस्तों, 8 कंट्रीज हैं और हर कंट्री 8-8 नाम देती है, तो ऑलमोस्ट 64 कंट्रीज के नाम की एक लिस्ट होती है, उसमें से ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम रखा जाता है। साइक्लोन का नाम रखने के पीछे रीजन होता है उसको आसानी से ताकि एड्रेस कर पाए। इतने साइक्लोन्स आते हैं, कभी कभी तो बैक टू बैक आते हैं, तो किसी साइक्लोन को रेफर करना हो, उसके रिगार्डिंग मैसेज पास करना हो तो जरूरी होता है। लेकिन याद रखना सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन का ही नाम रखा जाता है। जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं उनका कोई नाम नहीं रखा जाता, उनकी लोकेशन फिक्स होती है। बिकॉज इनकी लोकेशन फिक्स नहीं होती है, इसलिए इनका नाम रखना पड़ता है। ये आपको मैंने एक बेसिक सी चीज बता दी है। बाकी ये भी देखना साइक्लोन की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। अभी जो चल रहा है आसानी, इसको कहते हैं सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। यहाँ पे जो हवा की स्पीड है 105 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो साइक्लोन, सुपर साइक्लोन, सीवियर साइक्लोन, ये अलग अलग कैटेगरीज जो है, इनको भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज टू बी प्रिपेयर्ड। आप समझ लीजिए ज्योग्राफी में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत बार आएंगे। स्टेट हेडलाइंस की बात करूं तो पेज नंबर 3 पे, अब हम सब जानते हैं जो द ग्रेट रविंद्रनाथ टैगोर हमारे पोएट है, उनकी 161st बर्थ एनिवर्सरी थी रिसेंटली, जिसको सेलिब्रेट किया गया वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में और पूरे इंडिया में भी सेलिब्रेट किया गया, पर यहाँ पे ऑफ कोर्स ज्यादा सेलिब्रेशन हुई। तो ऐसे में रविंद्रनाथ टैगोर जी के अभी तक के जो भी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। खास तौर पे अगर आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और या फिर इवन यूपीएससी के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है हिस्ट्री के अंदर अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर जी, तो इनको एक बार प्रिपेयर करना, इनके बारे में पढ़ना, 10, 15, 20 लाइनें इनके बारे में आपको एकदम तैयार होनी चाहिए। अगर हम आते हैं बिजनेस न्यूज पे, पेज नंबर 14 पे, सबसे पहले गवर्नमेंट ने कहा है, अर्ज किया है आरबीआई को कि हेल्प करो और पुश करो, बॉन्ड यील्ड्स को थोड़ा कम करो। दोस्तों क्या हो रखा है, अभी बॉन्ड यील्ड्स जो है वो बढ़ रखी हैं, ज्यादा आ रखी हैं, और गवर्नमेंट जो है बड़ी अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ गई है। जब भी बॉन्ड यील्ड्स जरूरत से ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, इसका सीधा असर आता है देश में होने वाली इन्फ्लेशन पे। ज्यादा जितनी बॉन्ड यील्ड ज्यादा होगी, यानी देखो समझो, बॉन्ड यील्ड का मतलब जो बॉन्ड्स होता है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हम परचेज करते हैं, बॉन्ड्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड्स ज्यादा प्रॉफिट देंगे, ज्यादा पैसा देंगे लोगों को,
तो उससे क्या बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज द लिक्विडिटी। जितनी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, लोगों के पास ज्यादा पैसा जाएगा, उसका मतलब उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी, एज सिंपल एज दैट। तो गवर्नमेंट ने आरबीआई को बोला कि भाई हमारी हेल्प करो और इस बॉन्ड यील्ड को थोड़ा कम करो, ये बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है। सो उसके लिए क्या बोला कि क्या किया जा सकता है। उसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, उसमें क्या करती है आरबीआई का क्या रोल होता है, मैं आपको समझा देता हूं। चाहे बॉन्ड्स हो, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, आरबीआई एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इसका एक क्या कहें कि इसका ऑपरेशन होता है जिसको कहते हैं ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यहां लिखा भी हुआ है। ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे काम करता है, आप इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आरबीआई चाहता है कि भाई महंगाई को कम करना है, महंगाई कम करने का मतलब मेरे को ये एक्स्ट्रा पैसा मार्केट से खींचना पड़ेगा। अभी समझो कि यहाँ पे बॉन्ड है, जो लोगों के पास बॉन्ड गया हुआ है। आरबीआई क्या कहेगा, आरबीआई बोलेगा एक काम करो, मेरे को ये पैसा चाहिए, तो बहुत ज्यादा मार्केट में पैसा हो रखा है, ठीक है सर। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई ये बोलेगा कि एक काम करते हैं, मैं तुमको बॉन्ड बेच देता हूं, बॉन्ड खरीद लो, बॉन्ड खरीदो और इसके बदले में मेरे को पैसा वापस करो। तो मनी जो है, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी जो है, वो आरबीआई के पास आ जाएगी और लोगों के पास एक्चुअल रियल मनी ना हो करके उनके पास बॉन्ड चले जाएंगे। तो बॉन्ड जब लोगों के पास गए, उनका पैसा फिक्स हो गया, 2 साल 5 साल जितने जितने साल के लिए भी बॉन्ड परचेज किया है, तो वो पैसा सरकार को चला गया, उसके बदले में बॉन्ड चला गया। ऑफ कोर्स जब बॉन्ड को कल को आप बेचते हो, बॉन्ड हमेशा खरीदे जाते हैं डिस्काउंटेड वैल्यूज पे, ठीक है। मान लीजिए ये एक बॉन्ड है, इस पे 100 रुपए की वैल्यू है, तो लोग कहेंगे भाई ठीक है, आज गवर्नमेंट कहेगी कि 100 रुपए की वैल्यू का बॉन्ड है, आप एक काम करो, इसको हम आपको डिस्काउंटेड 90 रुपीज पे दे देंगे और 5 साल के लिए बॉन्ड है, 5 साल, आज आप 90 रुपीज का बॉन्ड खरीदो, 5 साल के बाद मुझसे 100 रुपीज ले जाओ। सबसे सेफ ऑप्शन, हालांकि प्रॉफिट कम होता है, मगर सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होती है पैसा कमाने की, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट बॉन्ड्स। डिस्काउंटेड वैल्यू पे मिलते हैं और फेस वैल्यू पे आप इनको बेच देते हो, ठीक है, पॉइंट समझ में आया। तो आरबीआई ऐसा करती है, तो गवर्नमेंट आरबीआई जो है हमेशा परचेज करती है, दे ऑलवेज, इसको कहते हैं बाय बैक द गवर्नमेंट बॉन्ड। बाय बैक का मतलब जब आरबीआई वापस खरीदती है बॉन्ड, ताकि लोगों के पास जो है खरीदती है, पैसा मार्केट से आएगा, ठीक है, और पैसा मार्केट से आएगा और आपको जो है इसके बदले में बॉन्ड मिल जाएगा, राइट। सो ये वाला जो टॉपिक है आपका, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्यों किए जाते हैं, हमेशा टू कंट्रोल, और मैं कह सकता हूं टू रेगुलेट द लिक्विडिटी इन द मार्केट, ठीक है ना। और इसी के जस्ट उल्टा, अगर आरबीआई चाहती है कि भाई लोगों के पास पैसा जाए, तो उस टाइम पे क्या करती है आरबीआई, आरबीआई बोलेगी अपने बायर्स को, बोलेगी मुझे वापस दे दो बॉन्ड, मुझे वापस दे दो और बॉन्ड के बदले मुझसे पैसा ले लो। तो ये वाला पॉलिसी अपनाई जाती है जब हम चाहते हैं कि लिक्विडिटी को इंक्रीज करना है। इससे क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ा बढ़ेगी, लोगों के पास ज्यादा पैसा जाएगा और जिसकी वजह से चीजों की डिमांड बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं, मगर यूजुअली ये तब किया जाता है जब आपकी मार्केट में डिफ्लेशन चल रही है, उसको काउंटर करने के लिए ऐसा किया जाता है। सो इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसी तरह से आपका देखिए आरबीआई का एक स्विच ऑपरेशन भी होता है। जैसे आपका ये है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड एज स्विच ऑपरेशन। तो ये जो सारी चीजें हैं, देखो आप ये समझो कि GS3 में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इन्हीं तरह के टॉपिक से बन के आएंगे। गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, ठीक है ना, और स्विच ऑपरेशन क्या होता है, ये सब चीजें आपको पूछा जाएगा, एग्जाम में आएगा। और ये सब इसलिए जरूरत पड़ रही है इस टाइम पे, क्योंकि मैंने बताया आपको कि आरबीआई ने पिछले हफ्ते सबको सरप्राइज कर दिया था जब इन्होंने अपना 40 बेसिस पॉइंट रेपो रेट बढ़ाया था। अब आप ये भी समझो कि रेपो रेट भी एग्जाम में आएगा। रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सब आपके मार्केट में जो है एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस, ठीक है ना। और इंडिया के फॉरेक्स पे तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं लगातार कि कैसे इंडिया के फॉरेक्स कम हो रहे हैं। फॉरेक्स का मैंने आपको कल भी बताया था, इंपॉर्टेंट न्यूज थी कल भी एग्जाम में, कि आखिरकार ये भी आप प्रिपेयर करना। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ये बताओ कि जब हम बात करते हैं इंडिया के फॉरेक्स की,
तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी फॉरेक्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो कौन कौन सी, और मैं हिंट देता हूं, देयर आर 4 थिंग्स जिनको हम इंडिया के फॉरेक्स में काउंट करते हैं। अगर आप जानते हैं कि वो 4 चीजें कौन सी हैं, मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइए। इंटरेस्टिंग है, सर्च कर लेना, मगर आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के फॉरेक्स में 4 चीजें आती हैं। कौन कौन सी 4 है, मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमारे बिजनेस यानी कि GS3 इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया, यहाँ पे साफ साफ पे जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को कहा है कि आपके पास पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी है। आज के टाइम पे कोई भी एरिया ऑफ बिजनेस ऐसा नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक फर्म्स के लिए रिजर्व करके रखा गया हो। जी नहीं, अभी अगर आपको याद होगा जो इस बार की 2021 की जो बजट स्पीच हुई थी लास्ट ईयर, वहीं पे क्लियर कर दिया गया था 2021 को बहुत ही लैंडमार्क साल मानते हैं फॉर प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया। देखिए धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है और मजबूत हुआ। इनफैक्ट मैं कहूंगा पिछले 5 से 7 सालों में प्राइवेटाइजेशन इंडिया में और ज्यादा मजबूत हुआ। यानी प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि धीरे धीरे करके सरकार हर वो एरिया ओपन कर रही है प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, अगर वो चाहे आकर के इन्वॉल्व करना। तो आज के टाइम पे प्रैक्टिकली ऐसा कोई भी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं है जो सिर्फ पब्लिक यानी सरकार के लिए रिजर्व्ड है। नाउ इट इज ऑल ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट और नेशनल सिक्योरिटी एरियाज हैं जहां पे पब्लिक सेक्टर है, मगर वो वाले एरियाज भी ओपन है प्राइवेटाइजेशन के लिए। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। प्राइवेटाइजेशन के अपने प्रॉज क्या है, फायदे क्या होते हैं जब आप किसी भी सेक्टर को प्राइवेटाइज करते हो। ऑफ कोर्स जब प्राइवेटाइज होता है तो आप ये समझिए कि नया फ्रेश कैपिटल उस सेक्टर में आता है, वो उसका टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे जॉब्स भी क्रिएट होते हैं और उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी सेक्टर की बढ़ जाती है, ज्यादा प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस है। क्योंकि कोई भी प्राइवेट प्लेयर अगर किसी चीज में पैसा डालेगा तो बाय डिफॉल्ट उसको एक थॉरली उसका मेकओवर कर देगा। मगर प्राइवेटाइजेशन के अपने नुकसान भी हैं, कॉन्स भी हैं, क्योंकि जो सर्विसेज हैं आपकी वो हो जाती है महंगी। ओवरऑल जो अफोर्डेबल सवाल जो है अफोर्डेबिलिटी का, सबको हर सर्विस अफोर्डेबल हो बिल्कुल जरूरी नहीं, सबको हर चीज एक्सेसिबल हो बिल्कुल जरूरी नहीं। प्राइवेटाइजेशन के अपने रूल्स होंगे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मोनोपोली होने के बहुत चांसेस होते हैं, कंपटीशन मार्केट से खत्म हो सकता है, और ओवरऑल आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो हाई जा सकती है अगर टू मच प्राइवेटाइजेशन हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करें कि प्राइवेटाइजेशन का कितना इंपॉर्टेंस है, क्या उसके प्रोस्पेक्टिव है, क्या उसके प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं। इसको प्रिपेयर करना ये वाली इंपॉर्टेंट, ये वाली न्यूज इसी चीज के लिए बहुत आपकी इंपॉर्टेंट है। नेशनल न्यूज जरा हाईलाइट देखते हैं। नेशनल न्यूज में सबसे पहले आज इंपॉर्टेंट एक चीज क्या आई है, यहाँ पे आप देखेंगे नेशनल न्यूज में इंपॉर्टेंट है फॉर GS2। जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं मिस्टर मनसुख मंडाविया, इन्होंने कहा कि एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हेल्थ केयर इंडिया में मस्ट है। और मैं यही कहूंगा कि एग्जैक्टली इसी टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर इन इंडिया। इसको आपको करना है क्रिटिकली एनालाइज, स्पेशली कोविड-19 के बाद से इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी उस पर कितना फर्क पड़ रहा है। देखिए आज हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक तो आज हमारा हेल्थ केयर जो है इंडिया में सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा चैलेंज है इसका, वो है पैसा, बजटरी एलोकेशंस का। हम मुश्किल से 2% अपने GDP का खर्च करते हैं, जबकि होना चाहिए करीब करीब 6% GDP का स्पेंड। और प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ पे, देयर इज अ ह्यूज लैक ऑफ स्टाफ, चाहे वो डॉक्टर्स हैं या बाकी स्किल्ड स्टाफ है, हमारे यहाँ पे है ही नहीं, बहुत कम है। रेशो अगर आप देखोगे तो बहुत कम रेशो आपको देखने को मिलता है। हमारा हेल्थ केयर जो है आज 67% हेल्थ केयर जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ है, प्राइवेट सेक्टर्स को ज्यादा फेवर करता है, जिस वजह से ओवरऑल जो कॉस्ट है हेल्थ केयर की बहुत ज्यादा है, अफोर्डेबल नहीं है, हर इंसान के लिए इलाज कराना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा इंडिया में प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करें, जो बिल्कुल मैं कहूंगा प्राइमरी हेल्थ केयर तो हर जगह पॉसिबल होनी चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर की भी बहुत ज्यादा लैक है। मतलब ऐसी ऐसी जगह इंडिया में दोस्तों जहाँ पे 28 विलेजेस, 28 विलेजेस के ऊपर एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाया गया है, जबकि हर गांव में एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल इंडिया के सेकेंडरी और टर्चरी हेल्थ केयर सेक्टर की, तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सवाल आता है अफोर्डेबिलिटी का। लोग बहुत ज्यादा इंश्योर्ड है नहीं,
इंश्योरेंस ना होने की वजह से आज इंडिया में एक डेटा आया था सामने, एक डेटा ये कहता है कि इंडिया में 20 करोड़ लोग सिर्फ इसीलिए गरीब हैं, सिर्फ इसीलिए पुअर है बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा उनको खर्च करना पड़ा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस को कहते हैं, उन्हें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस करना पड़ा सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के लिए। अगर सरकार ये बोझ उठाती, सरकार उनको ये मुफ्त में इलाज कराती, तो आज हिंदुस्तान में 20 करोड़ गरीब कम होते। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो बिल्कुल इसमें क्या कर सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है, इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक GS2 के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। हेल्थ सेक्टर को हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज के साथ ब्लेंड करने की जरूरत है। हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर भी बनाएं और मॉडर्न फैसिलिटीज भी उसके अंदर ब्लेंड करें, बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि गरीबों के लिए उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए और हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ डॉक्टर ज्यादा होने चाहिए, ताकि दोनों सवाल हम उठा सकेंगे। एक्सेसिबल तब होगा जब आपके पास ज्यादा हॉस्पिटल होंगे, ज्यादा स्टाफ होगा। अफोर्डेबल तब होगा जब उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आप मिनिमम कर दोगे, जितना हो सके लोगों को इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में लेकर के आओ, लोगों को जो है सेफ्टी नेट्स में लेकर के आओ, अच्छा इलाज मिले, सस्ता इलाज मिले, ये आज की बहुत बड़ी जरूरत है। इसके बाद आप देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है फॉर GS2 अगेन, बट दिस इज फॉर इंटरनेशनल रिलेशन। तो यहाँ पे रशिया के एम्बेसडर जो इंडिया में है, डेनिस एलिपोव, उन्होंने कुछ स्पेशल मैसेज देते हुए कुछ ऐसी बातें कही हैं जो बड़ी मजेदार भी हैं। और आप देखिएगा इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या क्या चीजें होने वाली आने वाले टाइम में, आप भी सोच करके हैरान रह जाएंगे। रशिया ने सबसे पहले तो इंडिया को थैंक्स बोला है कि इंडिया ने बहुत कंट्रीब्यूट किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आपको पता होना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अलाइड फोर्सेस थी, ठीक है, जो अलाइड फोर्सेस थी उसमें आपका UK हो गया, USA हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब अलाइड फोर्सेस थी जिन्होंने जर्मनी, इटली और जापान के अगेंस्ट जो है वॉर किया था। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि एक तो इंडिया को यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए थैंक्स किया गया है। उसके अलावा मजेदार चीजें अब ये होने वाली दोस्तों, इन्होंने एक स्पेशल मैसेज देते हुए ये कहा है कि अब टाइम आ गया है, जितने भी कंट्रीज हैं सबको टाइम है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि आज यूनाइटेड हो जाएं, आज सारे देश यूनाइटेड हो जाए। वी कॉल ऑन ऑल कंट्रीज टू स्टे यूनाइटेड अगेंस्ट द डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रेसी इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड हिडन पॉलिटिकल एजेंडास। नाम तो नहीं लिया मगर सीधे सीधे तौर पे बात कर दी है USA की, कि USA के डबल स्टैंडर्ड है, USA की हिपोक्रेसी है। वो खुद करे तो सब ठीक है, कोई और करे तो उसको वो क्राइम का नाम देता है। तो भाई देखो, और हिडन एजेंडा, यूक्रेन के कंधों पे बंदूक रख करके जो नाटो का एजेंडा पुश करना चाहता है USA, उसके ऊपर भी बात की गई है। अब ये चीज मजेदार इसीलिए है क्योंकि रिसेंटली हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो गए थे यूरोप के अंदर, 3 देशों की उन्होंने जो है विजिट की है। जर्मनी वो गए, उसके बाद डेनमार्क गए और आते आते फ्रांस से होते हुए आए। ये वाली डेवलपमेंट। इसके अलावा अब आप देखें तो अभी रिसेंटली होने वाली है क्वाड की समिट। क्वाड में कौन कौन से मेंबर हैं? क्वाड में आपके ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और USA, ठीक है। अब इन 4 कंट्रीज की मीटिंग होगी। जब ये 4 कंट्री की मीटिंग होगी तो बाय डिफॉल्ट इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है रशिया के अगेंस्ट स्टैंड लेने का अबाउट द यूक्रेन इशू। अभी तक इंडिया ने तो अभी तक बिल्कुल साफ ये कहा है कि देखो भाई, हम जो है पूरी तरह से न्यूट्रल स्टांस इंडिया ने बनाया हुआ है, लेकिन आने वाले समय में इस पे भी सवाल है। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA पूरी तरह से दे कंप्लीटली सपोर्ट द सैंक्शंस, तो बाय डिफॉल्ट इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसने अभी तक न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन किया है। आप ये भी समझते हैं कि यार इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है क्वाड्रिलेटरल समिट। इंडिया के लिए 4 कंट्रीज जो है, क्वाड बहुत जरूरी है। इंडिया क्वाड जो है इट इज मच मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज हमें चाइना को करना है काउंटर। अगर आप इंडो पैसिफिक के अंदर चाइना को करना चाहते हैं काउंटर, तो क्वाड की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, चाइना के अगेंस्ट रशिया कभी इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि रशिया का चाइना का जो ट्रेड है वो करीब करीब $150-200 बिलियन का ट्रेड है। वो कभी भी इंडिया के उसमें नहीं आएंगे। तो उस टाइम पे हमें जरूरत पड़ेगी क्वाड कंट्रीज की। इसके आगे आने वाले समय में इंडिया हो सकता है G7 में मीटिंग करे। अब क्वाड में भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ गया। G7 में जो मीटिंग होने वाली है, G7 के मेंबर कौन है? कनाडा, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे आपको G7 में मिलेगा जापान। ये दुनिया की जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो G7 मेंबर है। G7 एक बहुत बड़ा घाव है
रशिया के ऊपर। ये किसी जमाने में G8 हुआ करता था। 2014 में रशिया ने जो है जब एनेक्स किया था क्रीमिया को, तो G8 में से रशिया को बाहर निकाल करके G7 बनाया गया 2014 में। तो इंडिया G7 की समिट भी अटेंड करेगा, तो यहाँ पे भी इंडिया पे प्रेशर आएगा कि भाई आप रशिया के खिलाफ कुछ कीजिए। लेकिन एट द सेम टाइम, चाहे वो G7 हो, क्वाड हो, G20 हो, इंडिया को ये डील करना है। इंडिया को एक तरह से बैलेंस बनाना पड़ेगा फिर से यूएस और रशिया के दोनों के, क्योंकि इंडिया के लिए आज ये बिल्कुल गलत होगा कि हम पूरी तरह से रशिया या पूरी तरह से यूएस के साथ जाएं। इंडिया का जो स्टैंड है, ये बहुत मजेदार स्टैंड है कि इंडिया सब कुछ कर रहा है। इंडिया, आप ये भी देखिए कि इंडिया ब्रिक्स में भी पार्टिसिपेट करेगा। अब ब्रिक्स के अंदर रशिया भी है, चाइना भी है ना। जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्रिक्स कंट्रीज क्या होती हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इंडिया ब्रिक्स में भी पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे रशिया वाले इंडिया पे प्रेशर डालेंगे, चाइना वाले डालेंगे कि यूएस और वेस्टर्न को दूर रखो। तो इंडिया मजेदार एक सिचुएशन में इस टाइम पे है, और इंडिया बहुत अच्छे से डिप्लोमेट, एक ये मैं कह रहा हूँ, मैं तो कहूंगा केस स्टडी है। इट इज लाइक अ केस स्टडी की ऐसे होती है डिप्लोमेसी मेंटेन, जो इंडिया ने बहुत ही न्यूट्रल करके रखा हुआ है। लेकिन इसके ऊपर आप देखिएगा यूपीएससी कुछ ना कुछ मेंस में क्वेश्चन पूछेगा, तो थोड़ा इसको प्रिपेयर करके जाना। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है ऑपरेशन दूधी, नेशनल न्यूज है। असम राइफल्स के साथ इसका संबंध है दोस्तों। आज से करीब करीब 30 साल पहले ऑपरेशन दूधी जो है 14,000 फुट पे जम्मू एंड कश्मीर में चलाया गया था। ऑपरेशन दूधी माना जाता है इंडिया के डिफेंस हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। ये आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मात्र 15 सोल्जर थे इंडिया के। जस्ट 14 सोल्जर्स ऑफ आसाम राइफल, इन्होंने मारा था 72 पाकिस्तानी ट्रेंड एक्सट्रीमिस्ट को, और 13 को किया था कैप्चर। सोचिए, 72 टेररिस्ट लोगों को क्या मारा, और साथ ही साथ में जो है 3 लोगों को कैप्चर भी इन लोगों ने किया। तो ये अभी तक के इतिहास का, हालांकि इसके लिए 2 हमारे शहीद 2 जवान शहीद हुए थे, लेकिन अभी तक का ये बहुत हिस्टोरिक और बहुत हीरोइक ऑपरेशन है, ऑपरेशन दूधी। तो अगर इसके ऊपर आपको एमसीक्यू आ जाए, तो आप उम्मीद करके चलिएगा कि प्री में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सी यूनिट के लिए है, क्या रीजन था, आपको बोल सकते हैं ऑपरेशन दूधी जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे है, काउंटर इंसर्जेंसी है, या ये जो है इंडिया की ब्लू वाटर पॉलिसी का पार्ट है, या व्हाटएवर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आंसर होगा इट्स अ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट न्यूज अंडमान निकोबार से। देखो भाई, अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार के अंदर आने वाला है गैस बेस्ड पावर प्लांट, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोस्तों। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर GS3। इकोनॉमी और एनवायरमेंट दोनों के नजरिए से आप इस न्यूज को पढ़िएगा, एनवायरमेंट और इकोनॉमी दोनों से। देखिए तो फाइनली क्या है, यूनियन जो हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक बहुत ही एग्जम्पशन के साथ बड़ा एक्सेप्शनल अप्रूवल दिया है, क्योंकि जो कानून रेगुलेट करते हैं, कोस्टल जोन्स को रेगुलेट करते हैं, उनके अंदर एक बड़ा बदलाव किया गया है। उनके अंदर एक बड़ा बदलाव करने के बाद फाइनली अंडमान निकोबार के अंदर एक नेचुरल गैस प्लांट आने वाला है। इट विल बी बेस्ड ऑन गैस, और ये नॉर्मली ऐसा नहीं देखा जाता, ठीक है। ये आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो LNG है, LNG स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसके ऊपर बेस होने वाला है। अभी तक क्या है, अंडमान ज्यादा डिपेंड करता है अपने डीजल के ऊपर, डीजल बेस्ड प्लांट यहाँ ज्यादा है। तो अब इसके अंदर बदलाव करके फाइनली जो आइलैंड है अंडमान निकोबार के जो लोग हैं, उनका जो हाईली डिपेंडेंस है पॉल्यूटिंग एनर्जी सोर्स पे, कन्वेंशनल डीजल पे डिपेंड करते हैं, डीजल जनरेटर पे डिपेंड करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक ड्यूअल फ्यूल पावर प्लांट लाने वाले हैं, जो मिक्स होगा डीजल और LNG का, और आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके पूरी तरह से इसको गैस बेस्ड बना दिया जाएगा। ये 50 मेगावाट का पावर 50 मेगावाट पावर जनरेट करने वाला गैस प्लांट होगा, जिसे होप टाउन जो है, पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है उसके पास एक होप टाउन है, वहां पे बनाया जा रहा है। और कौन बना रहा है, इसको बनाने का काम है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सारे बेसिक छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं आपको समझने हैं, आपको इसको याद करना है, ठीक है ना। तो अब इसमें एक चीज और आपको देखना है दोस्तों, जो आप इंपॉर्टेंट आप प्रिपेयर कर सकते हैं प्री और मेंस के लिए, वो है आइलैंड कोस्टल जोन रेगुलेशन, जो आपका ICRZ 2019 में कानून पास हुआ था कि जितने भी आइलैंड कोस्टल जोन्स हैं, उनको
कैसे कैसे उनमें डेवलपमेंट की जाए, क्योंकि देखो बहुत बड़ा कंसर्न ये होता है जब हम किसी भी कोस्टल एरिया को डेवलप करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर में बनाए। यू हैव टू एंश्योर द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको सस्टेनेबल डेवलप करना होगा। अगर कोस्टल एरियाज में आपने एनवायरमेंट को ज्यादा हार्म पहुंचा दिया, इसका बहुत ही बड़ा डिजास्ट्रस रिजल्ट निकल सकता है। और कोस्टल एरियाज ऑलरेडी वल्नरेबल होते हैं। आपको पता है दोस्तों कि अगर कल को जैसी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जैसे ही आपके टेम्परेचर राइज होता है, जैसे आपका दुनिया का ग्लोबल टेम्परेचर राइज होगा, अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर राइज होता है, क्या आप जानते हैं कि 6 सेंटीमीटर के आसपास आपका सी लेवल राइज होता है। सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होने से 6 सेंटीमीटर तक सी लेवल राइज होगा। और जब सी लेवल राइज होगा तो आप सोच के देखिए सबसे पहले कहां पे फ्लडिंग होगी? कोस्टल एरियाज डूब जाएंगे। इंडिया के कोस्टल एरियाज में फ्लडिंग होगी, और कोस्टल एरियाज में इंडिया के 40% पॉपुलेशन बसती है, और जिसमें अंडमान निकोबार ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे वो एनवायरमेंट के नजरिए से देखो, इकोनॉमी प्रोस्पेक्टिव से, और सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्टिव से। अंडमान निकोबार एक इकलौती ऐसी जगह है जहां पे इंडिया के तीनों फोर्सेस के जॉइंट हेडक्वार्टर्स हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के। स्ट्रेटेजिकली अंडमान निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर कोस्टल रेगुलेशन जोन्स क्या कहते हैं, क्या परमिशन देते हैं, और ये जो अभी हमने फैसला किया है आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर इस चीज को चेंज करने का, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये टॉपिक प्रिपेयर कीजिए फॉर यूपीएससी मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी। बाकी इनकी जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो आज की 12 बजे की क्लास में होगा। 12 बजे की क्लास अटेंड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स की जो आपको कवर करने हैं, तो ये कुछ अच्छे एडिटोरियल्स है दोस्तों। जैसे GS2 के लिए यू कैन प्रिपेयर दिस टॉपिक। GS2 में इंडिया और जर्मन के रिलेशंस के ऊपर आया हुआ है, अच्छा है, रिसेंटली न्यूज में भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। रिलेंटलेस वॉर, ये भी एक अच्छा टॉपिक है अगेन GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे यूएन सेक्रेटरी के जो जनरल पीस मिशन है वो कैसे एक्चुअली एंड कर सकता है रशिया यूक्रेन टेंशन को, और रशिया को क्यों सपोर्ट करना चाहिए इन पीस एफर्ट्स को आप पढ़ें, इसमें वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर GS3, इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप देखेंगे सिख सेपरेटिज्म इज नाउ फिएबल बट विजिलेंस इज एसेंशियल। अभी हिमाचल प्रदेश की रिसेंट असेंबली के अंदर जिस तरह से सिख सेपरेटिज्म यानी खालिस्तान की डिमांड की गई, उसको देखते हुए फिर से इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ें, काफी हॉट टॉपिक है, और इस तरह से एग्जाम में आपके आने के चांसेस रहेंगे। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट आपका GS2, अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक WHO ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी। WHO ने क्लेम किया था कि इंडिया के अंदर 4 लाख नहीं, मतलब 4 लाख नहीं, बल्कि 48 लाख, 47 या 48 लाख के आसपास इंडिया में डेथ हुई है, जबकि रिपोर्टेड डेथ जो इंडिया में है वो 4.7 लाख है। तो यानी कम से कम 10 गुना, 10 टाइम्स इंडिया में ज्यादा मौत हुई है कोविड-19 की वजह से, और सरकार ने इस डेटा को दबा के रखा है, छुपा के रखा है। इंडिया का ये नंबर सबसे ज्यादा था। तो ऐसे में क्यों कोविड नंबर मैटर करते हैं, क्यों हर डेथ को रिपोर्ट करना एक्यूरेसी के साथ और डेथ का कॉज वेरीफाई करना क्यों असेंशियल है पब्लिक हेल्थ के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा और मेंस के एग्जाम में भी काम आएगा, इसको भी आप जरूर पढ़िएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ एमिग्रेंट्स। क्या इंपॉर्टेंस है जो देश में से बाहर लोग जाते हैं, जो आज इंडिया से बाहर रहते हैं इंडियंस, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि देखिए वो लोग बाहर पैसा कमाते हैं, फॉरेन करेंसी में पैसा कमाते हैं, इंडिया में भेजते हैं, रेमिटेंसेस इंडिया में आती हैं, तो इंडिया का फॉरेक्स इंप्रूव होता है। तो बाहर से आने वाला हर पैसा इंडिया में इंपॉर्टेंट है, उसी को ध्यान में रखते हुए। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये कही गई है कि इंडिया को अगर अपनी रेमिटेंसेस इंक्रीज करनी है तो डज नॉट नीड मोर वर्कर, लेकिन जरूरी है उन वर्कर्स को ज्यादा स्किल और ज्यादा उनको बेटर मैनेज करना। अच्छा टॉपिक है, GS3 में आपके काम आएगा, आप इसको पढ़ सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए। एक ब्रीफ मैंने आपको देने की कोशिश की है, बाकी कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस अगर आपको करना है तो अनअकैडमी के ऊपर हर दोपहर 12 बजे मेरी क्लास होती है, जिसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और MCQs भी होंगी। आज भी ये क्लास होने वाली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ,
और जाकर के अपने आप को एनरोल करो अनअकैडमी के लिए, और इनका फ्री एनालिसिस आप मेरे साथ कीजिएगा। अनअकैडमी पे अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आप मल्टीपल सब्जेक्ट जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एथिक्स और इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट मुझसे पढ़ सकते हैं। दे आर अवेलेबल ऑन माय अनअकैडमी प्रोफाइल। और नए बैचेस भी मेरे स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों। आपके पास एक अच्छा ऑफर है, यानी कि कल तक अगर आप 11th में तक अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं और रेफरल कोड यूज करते हैं आशीष एम लाइव, तो आपको कुछ महीनों का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। जब आप कॉम्बो सब्सक्राइब करेंगे, यानी जीएस सी सेट ऑप्शन सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको कुछ महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप इस ऑफर का फायदा उठाएं। ये कोड यूज करने पे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो क्योंकि उसके बाद प्राइस हाइक होने वाली है, तो आप इसका अभी से फायदा उठाएं। और हमारे नए बैचेस जो है अनअकैडमी के, वो भी स्टार्ट हो रहे हैं 11 से। इसमें एक बैच मेरा स्टार्ट होगा फिजिकल ज्योग्राफी का। तो कल से फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाने वाला हूँ अनअकैडमी प्लस पे। सुबह 10:30 बजे की क्लास होने वाली है। तो मेक श्योर दोस्तों, आप इसमें अपने आप को जरूर एनरोल करें यूजिंग द रेफरल कोड। आप ईएमआई लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी आपको 0% ईएमआई के साथ लोन मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया, और यही सेम रेफरल कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी कॉम्बैट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो 22 मई को होने वाला है। और ये फ्री पार्टिसिपेशन है, आप कीजिएगा और आपको मिलेंगे बहुत सारे रिवॉर्ड्स अगर आपकी अच्छी रैंक आती है। बाकी अनअकैडमी और यूपीएससी की, अगर यूपीएससी के लिए आप बहुत सिंसियरली अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक एक्स्ट्रा एज देना चाहते हैं, तो आप ये बुक्स को रेफर कर सकते हैं। कुछ हाईली रिकमेंडेड बुक्स है आपके प्रीलिम्स के लिए 2000 प्लस, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी एनसीईआरटी प्लस, इंडियन इकोनॉमी के लिए इंडियन इकोनॉमी सिंप्लीफाइड, और ये है मेरी करंट अफेयर की सीरीज। ये सारी बुक्स जो है अवेलेबल है Amazon, फ्लिपकार्ट पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, इन बुक्स का लिंक आपको मिलेगा, स्पेशल डिस्काउंट पे अवेलेबल है दोस्तों। अगर आप ये सारी बुक्स कवर करेंगे तो यू विल एक्चुअली फील अ डिफरेंस। आपका 40% तक स्कोर बेटर होगा। आप इन बुक्स को जरूर फॉलो कीजिए। दे आर ऑल अवेलेबल ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल सेम टाइम पे। जय हिंद, जय भारत।